चलो जी, अब आप सब बोर्ड की तरफ देखिएगा। हम लोग जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका जो है उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ लिखते जाइएगा सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़े जिसकी जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें या तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता था या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता था। अब हमें चैप्टर नंबर 2 में जो ग्राफ्स पढ़ने हैं उसकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। और इसके जब हम ग्राफ्स बनाते हैं ना तो वो या तो यू शेप बनते हैं या फिर इन्वर्टेड यू शेप बनते हैं। इन दो टाइप्स के बनते हैं। सही है। अच्छा, अगर इन ग्राफ्स को बनाया जाए तो इन ग्राफ्स को बनाने के लिए मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई यू शेप ग्राफ है तो वो यू शेप ग्राफ इस तरह बन सकता है, एक मिसाल है। लेकिन अगर ये यू शेप ग्राफ इस तरह से बनेगा तो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है। लेकिन इसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। एक सेकेंड देना बस। इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है ना वो नहीं होगा। वाई इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। इस केस में इसका एक वाई इंटरसेप्ट है, एक जगह पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और दो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहे हैं। एक जब वो नीचे जा रहा था तब उसने कट किया, फिर जब वो वापस से ऊपर जा रहा था तो भी उसने कट किया। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ग्राफ यूं बने, इधर जाए और बस इधर टच कर कर वापस आ जाए और फिर ऊपर चला जाए। इस केस में इसका एक वाई इंटरसेप्ट होगा और एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि बस उसने एक्स को टच किया और टच कर कर दोबारा से वो ऊपर चला गया। ठीक है। इसी तरह से अगर इस ग्राफ की जो दूसरी टाइप है जिसको हम यू शेप नहीं बल्कि इन्वर्टेड यू शेप कहते हैं। देखो एक तो ये वाला ग्राफ तो ये तो यू शेप्ड है, यू शेप। यू शेप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ग्राफ यू वाला बने, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ। इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ में क्या होगा कि अगर आप एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे तो आपका ग्राफ या तो यूं बनेगा, इस केस में एक वाई इंटरसेप्ट है और दो बार एक्स इंटरसेप्ट है, दो एक्स इंटरसेप्ट है। यूं भी बन सकता है। इस केस में वाई इंटरसेप्ट तो है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। और यूं भी बन सकता है कि बस ये यूं जाए, इसको टच करे कहीं पर और दोबारा से नीचे आ जाए। इस केस में इसका एक वाई इंटरसेप्ट और एक एक्स इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता था कहीं पे कोई ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता था वो ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। अब ऐसे होगा कैसे कैसे सर, ये हम देखेंगे, जाहिर सी बात है। लेट से मैं आपको बोलता हूँ आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? हमें ये ऐसे पता चलता है कि हम उसको एक्सपेंड कर कर देखते हैं x की पावर कहाँ तक जा रही है। यानी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है ना,
इसको हम पहले एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब ये कि इसको सॉल्व करो, इसको जो है इसके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको लिख दो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहला वाला x दूसरे ब्रैकेट के पहले वाले x से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। फिर पहला वाला x दूसरे वाले ब्रैकेट के माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एक्स। फिर पहले ब्रैकेट का माइनस वन दूसरे ब्रैकेट के x से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स। फिर पहले वाले ब्रैकेट का माइनस वन दूसरे वाले ब्रैकेट के माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस थ्री। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। मुझे जो सवाल दिया हुआ था ना, अगर मुझे ये फॉर्म दी हुई थी, इस तरह से सवाल दिया हुआ था, तो ये फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है, या यहाँ पर ये फैक्टर्स बने हुए थे, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपने अगर चीज़ों को मल्टीप्लाई कर कर और उसको सॉल्व कर दिया तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आई है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ऐसा भी हो सकता था कि एक्सपेंडेड फॉर्म हो और इसे क्या बनाना हो, फैक्टर्स बनाने हो। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म होगी और उससे फैक्टर्स बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। लेकिन पहली बात ये देख लो कि आप जो है ना इसको कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको नज़र आ रहा है कि इस सवाल में x की जो पावर है ना वो 2 तक जा रही है। अगर x की पावर किसी सवाल में भी 2 तक जा रही है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 1 में जो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स करे थे, स्ट्रेट लाइंस ग्राफ में x की पावर 2 तक नहीं जाती थी, x की मैक्सिमम पावर 1 होती थी। सवाल होता था y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू नाइन एक्स प्लस सेवन। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर की भी एक टर्म है, एक्स की भी एक टर्म है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी एक टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आपको कोई एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई हो और उसके आपको फैक्टर्स बनाने हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना, मिड टर्म को ब्रेक करना। ठीक है, ये काम आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए दो बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अच्छा सर पहले तो ये बताएं मिड टर्म होती क्या है। देखो मिड में टर्म जो है हमारे सवाल के हिसाब से वो है माइनस फोर एक्स। हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था वो था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो मिड में क्या आ रहा है, मिड में माइनस फोर एक्स आता है। मिड टर्म ब्रेक करने का मतलब ये है कि इस माइनस फोर एक्स के दो हिस्से करना। माइनस फोर एक्स के मुख्तलिफ दो हिस्से हो सकते हैं। पहले ये सुनो, माइनस फोर एक्स के हिस्से बहुत तरह के हो सकते हैं। कैसे, माइनस फोर एक्स को आप जो है वो, यार ये फैन ऑफ, माइनस फोर एक्स को जो है वो आप अलग अलग तरह से कैसे लिख सकते हो। माइनस फोर एक्स को जो है ना आप लिख सकते हो, 16 पे कर दो ऐसी, माइनस टू एक्स लिख सकते हो। माइनस फोर एक्स को आप माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स लिख सकते हो, है ना। माइनस फोर एक्स को हम माइनस टू एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स होता है। या फिर उसको हम माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, वो भी माइनस फोर एक्स होता है, एक ही बात है। तो अब हमें इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब इस मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना, मिड टर्म को ब्रेक जब आप करोगे ना तो आपको दो रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, मिड टर्म को जब आप ब्रेक करो यानी कि माइनस फोर एक्स को जब आप ब्रेक करो तो उसको सॉल्व कर कर दोबारा से माइनस फोर एक्स बन रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा बोले माइनस फोर एक्स
इज इक्वल्स टू -6x - 3x। ये तो सही नहीं है ना, -6x - 3x कितना बनता है, -9x बनता है, -4x नहीं बनता। ऐसा नहीं कर सकते। मिड टर्म को जब आप ब्रेक करोगे तो पहला रूल ये है कि ये जो -4x था, जब इसको सॉल्व करोगे, जो इसके दो हिस्से किए हैं उसको अगर सॉल्व करोगे तो दोबारा से -4x बने। यानी कि ये नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है -2x - 2x, या ऐसा हो सकता है कि -4x को आप लिख दो -3x - x, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये सही है। क्योंकि जब आप -4x को ब्रेक करोगे तो या तो ये आना चाहिए या तो ये आना चाहिए। तो पहली बात ये है कि मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करोगे कि जब उसको दोबारा से सॉल्व करो, हल करो, ऐड करो, -2x - 2x ऐड करो तो -4x ही बने, -3x - x ऐड करो तो -4x ही बने, पहला रूल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि देखो, अगर लेट से आपके पास जो सवाल दिया हुआ है उसमें x² के साथ कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1 है ना, यानी कि आपका इस सवाल में a कितना है सर, a 1 है, b कितना है -4, c कितना है 3 +3। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है मिड टर्म को ब्रेक करने का वो ये है कि a एंड c को मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आता है, a एंड c को मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आता है, जो कि यहाँ पर a 1 है और c 3 है, आंसर यहाँ पर 3 आता है। मिड टर्म को आपने जब ब्रेक किया हो ना तो उसके जो दो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर कर भी यही आंसर आए। मैं वापस से बात को रिपीट करता हूं, a और c को मल्टीप्लाई कर कर हमारा जो आंसर आता है, यहां पर a 1 है और c 3 है, 1 × 3 कितना आता है 3 आता है। मिड टर्म को आपने जिन दो हिस्सों में ब्रेक किया है उनको मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर बनना चाहिए, यही आंसर बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर लेट से मैं -2 और -2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है 4 बनता है। लेकिन अगर मैं -3 और -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं मिड टर्म को ब्रेक करूंगा तो मैं -4x को -2x - 2x नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं -4x को -3x - x लिखूंगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि अगर मैं -4x के दो हिस्से करता हूं, -3x और -x, और उसमें -3 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर वही बनता है जो a और c को मल्टीप्लाई कर कर बनता है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो मेरा सवाल है ना, इसको मैं लिखूंगा y = x² - 3x - x + 3। देखो x² एज इट इज आ गया, -4x के दो हिस्से हो गए, -4x के दो हिस्से क्या हुए, -3x और -x, और 3 एज इट इज आ गया। अगर मैं बीच वाली दो टर्म्स को यानी कि -3x और -x को सॉल्व करता हूं तो -4x बनता है, हाँ पहली कंडीशन यही थी। अगर मैं -3 और -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 बनता है, और यही आंसर a × c से भी बनता है। a मेरा 1 था और c मेरा 3 था, बनता है। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। हाँ सर, -2x - 2x पे ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली कंडीशन तो पूरी हो जाएगी, -2x - 2x सॉल्व करके -4x बनेगा, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर तुम -2 और -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो 4 बन जाता, जबकि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर कर 3 बनना चाहिए। तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि जब उसको सॉल्व करो तो आंसर दोबारा से -4x बने। दूसरी बात क्या है कि वो जो दो टर्म्स में आपने उसको ब्रेक किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर उतना ही बने जितना a × c का आंसर बनता। यहाँ पर a 1 था और c 3 था, यहाँ पर a × c का आंसर 3 बन रहा है।
तो मैं -2 में ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर कर आंसर 4 बनता है। हाँ, मैं -1 और -3 में ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर कर भी आंसर 3 ही बनता है। अब जब आपने इसको ब्रेक कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। अब पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, तो आपने x लिखा और ब्रैकेट में बचा हुआ एक x इधर से और -3 इधर से। x² और -3x में x कॉमन ले लिया, x और -3 ब्रैकेट में लिख दिया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली दो टर्म्स बन जाएंगी ना। अच्छा, फिर यहां पर -x और +3 है। अब मैं इसमें से -1 को कॉमन लेता हूं अगर, तो ब्रैकेट में x -3 आ जाता, क्योंकि जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो -1 इंटू एक्स -x और -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा। पहली दो टर्म्स में से एक चीज कॉमन ली, दूसरी दो टर्म्स में से एक चीज कॉमन ली, और अब फाइनली जो है ना, ये जो x -3 का ब्रैकेट है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इसमें ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, यानी कि x -1 एक जगह और x -3 दूसरी जगह। तो ये आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो, लेट से मैं आपको कहता हूं कि आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू x -4 x -8। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x -4 x -8। यहां पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, y इज इक्वल्स टू x -4 x -8। x इंटू एक्स कितना होगा, x²। फिर x इंटू -8 कितना होगा, -8x। फिर -4 इंटू एक्स कितना होगा, -4x। फिर माइनस माइनस प्लस 32। उसके बाद y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x² -12x + 32। ठीक है, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब अगर सवाल बोलता है कि भाई ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसके फैक्टर्स बनाओ, तो मिड टर्म को क्या करना पड़ता, ब्रेक करना पड़ता। अगर हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, मिड टर्म हमारी है -12x। अगर हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं जो कि -12x है, तो हम -12x को जब दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो पहला ख्याल ये रखेंगे कि जब उसको सॉल्व किया जाए तो दोबारा से आंसर -12x बने। दूसरा ख्याल हम ये रखेंगे कि जो पहली टर्म का a है और आखिरी टर्म का c है, उसको मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर बनता है वही आंसर बनना चाहिए। हमारे पास a जो है वो 1 है, c जो है ना वो 32 है, तो 1 इंटू 32 जो है, 1 इंटू 32 जो है ना वो 32 बनता। अब 12 के दो ऐसे हिस्से करने हैं कि जब हम उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 32 बने। -8x और -4x कर देते हैं। -8x और -4x को जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा से -12x बनेगा, और -8x का -8, -4x का -4, -8 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +32 बन जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको y इज इक्वल्स टू x² -8x -4x +32। -8x -4x सॉल्व करते हैं तो दोबारा से -12x बनता है। हाँ, -8 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 4 32 बनता है प्लस का। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल्स टू x कॉमन, x -8, फिर यहां से -4 कॉमन, x -8।
पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो x माइनस एट बच गया, दूसरी दो टर्म्स में से -4 को कॉमन लिया तो x माइनस एट बच गया। फिर हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू x माइनस 4 x माइनस एट। ठीक है, तो देखो वही वाली फॉर्म और आ गई, फैक्टर्स बन गए। सही है। अब हम इसके ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए जो है ना, हमें एक तो x इंटरसेप्ट चाहिए और एक y इंटरसेप्ट चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट होगा ना वो कैसे आएगा। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वहाँ वो जगह जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व, यहाँ पर कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, x एक्सिस को कट करें। x एक्सिस पर y हमेशा जीरो होता। ठीक है, एक मिनट यार, दे रहा मैं जरा स्क्रीन को रीशेयर करूं। x एक्सिस पर y हमेशा जीरो होता, तो y अगर हमेशा जीरो होता है ना, तो ये जो आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 8 लिखा हुआ है, जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 8। फिर आप एक एक फैक्टर को इक्वेट करोगे कि या तो x माइनस 4 जो है ना वो जीरो और x जो है वो 4 है, या तो x माइनस 8 जो है ना वो जीरो और x जो है वो 8 है। ठीक है, पहले आपने y की जगह क्या लिख दिया, जीरो। फिर आपने बोला या तो x माइनस 4 जीरो होगा, अगर x माइनस 4 जीरो होगा तो x इज इक्वल टू 4 होगा, या फिर x माइनस 8 जीरो होगा, अगर x माइनस 8 जीरो होगा तो x इज इक्वल टू 8 होगा। ये इसके दो x इंटरसेप्ट होंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं कि हम बोलते हैं कि या तो x माइनस 4 जो है ना वो जीरो होगा, या तो x माइनस 8 जो है वो जीरो होगा, क्यों करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर जीरो आ रहा है। देखो हम मैथमेटिकली क्या बोल रहे हैं कि x माइनस 4 जब x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इक्वल्स टू क्या होता है। अब अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, यानी कि आंसर जीरो आ रहा है मल्टीप्लाई होकर, तो उसमें से कोई एक चीज जीरो होगी। मिसाल के तौर पर 5 इंटू जीरो जीरो हो सकता है, या 0 इंटू 5 जीरो हो सकता है, 4 इंटू जीरो जीरो हो सकता है, या 0 इंटू 4 जीरो हो सकता है, 4 इंटू 1 जीरो नहीं हो सकता, 4 इंटू 3 जीरो नहीं हो सकता, 5 इंटू 3 जीरो नहीं हो सकता। अगर हम ये कह रहे हैं कि x माइनस 4 को x माइनस 8 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जीरो आता है, मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है, जीरो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 4 जीरो होगा या फिर x माइनस 8 जीरो होगा, कोई ना कोई एक जीरो होगा, कोई ना कोई एक जीरो होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो बन सकता है। तो हमें पता चला कि x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 8 होगी, यानी कि या तो एक x इंटरसेप्ट होगा 4,0, दूसरा x इंटरसेप्ट होगा 8,0। दो जगह पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही होगी। ठीक है, फिर अगर मुझे y इंटरसेप्ट ढूंढना हो, अगर मुझे y इंटरसेप्ट ढूंढना हो कि भाई y इंटरसेप्ट कहां पर होगा, तो y इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, x को जीरो लिखेंगे, यानी कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 8 है, इसमें हमने क्या किया, हमने x को अब जीरो पुट किया। जब हम x को जीरो पुट करेंगे तो 0 इंटू 4 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 इंटू -8, क्या बनेगा 32। सही है। अच्छा, यहां पर जब मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढा तो मैंने कौन सी फॉर्म यूज करी, एक्सपेंडेड या फैक्टराइज्ड? फैक्टराइज्ड फॉर्म यूज करी। फैक्टराइज्ड फॉर्म यूज करते हुए हमने जो है वो एक बार x की जगह जीरो डाला, एक बार y की जगह जीरो डाला, और हमें x और y इंटरसेप्ट पता चल गए, और ये हमारा 0,32 है। क्लियर है।
अगर मतलब के दोनों साइडों को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करा देते फिर एक्स को वहाँ पे लेके चले जाते एक्स के साइड। कहाँ पर हो तुम, कौन सी वाली जगह, इधर हो, इधर? तो बोलना जैसे आपने y निकाला है इसी तरह हम x भी तो निकाल सकते थे और सिंगल वैल्यू आती है। कैसे निकालते? 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 कितना आता है? नहीं मैं बोल अनडिफाइंड होता है। दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते किससे? दोनों साइडों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जैसे आपने वहाँ पे भी करा था। एक्सपेंडेड फॉर्म वापस आ जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती ना। तो अगर हम x को इज इक्वल टू के साइड पे लेके जाते हैं नहीं हो सकता ना। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म आती y इज इक्वल्स टू क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। y का हमारा 0 है तो हमने y की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। और अच्छा सही एक्स स्क्वायर है, हाँ x की पावर 1 नहीं है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हो ना तो इसके लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी कि पहले तो इसको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। a आपका कितना आएगा 1, b आपका कितना आएगा -12, c आपका कितना आएगा 32। और आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट इन करते हो तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ये बन जाएगा 12 प्लस माइनस, अच्छा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में से माइनस कर दो 4 इंटू 32, और फिर उसको अंडर रूट में ले जाओ। रूट सॉल्व कर कर 4 आ रहा है, सही है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा या तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 2 या फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 अपॉन 2। तो x यहां पर कितना आया 8 और दूसरा कितना आया 4। देखो यही आंसर आ रहे थे हमारे। अगर आपने फैक्टराइज्ड फॉर्म से अपने x इंटरसेप्ट्स निकाले थे तो वो आंसर्स और यहाँ वाले आंसर्स भी 8,0 और 4,0 यानी कि सेम है। सही है, बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा। सही है, दोनों से एक्स इंटरसेप्ट सेम आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म की है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -12x प्लस 32। y इंटरसेप्ट पर x क्या होता है 0 होता है। तो अगर मैं x की जगह 0 डालूं तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर -12 इंटू 0 प्लस 32, यानी कि आंसर क्या आएगा 32। यानी कि ये क्या बनेगा 0,32। सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 0,32, 4,0, 8,0, ये 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं ना हमने। एक हमने ढूंढा है 0,32, एक हमने ढूंढा है 4,0, एक हमने ढूंढा है 8,0। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से यू शेप्ड बन रहा होगा, ठीक है, यू शेप बन रहा होगा।
अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है ना, वो हमने क्या पढ़ी है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो गौर से सुनना, y इंटरसेप्ट पर या y एक्सिस पर x हमेशा कितना होता है? तो अगर जनरल फॉर्म में ही मैं x को 0 डाल दूं तो y किसके बराबर होगा? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर में x की जगह 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 और वो a जो भी हो मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा उसको। इसी तरह से बी एक्स में x अगर 0 होगा तो b इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू सी। अब जरा गौर से सुनना, y c के बराबर, सिर्फ और सिर्फ y c के बराबर, y की वैल्यू c के बराबर, y की वैल्यू c के बराबर कब होगी? जब x 0 होगा, अदरवाइज तो नहीं होगी ना। y की वैल्यू c के बराबर तब होगी जब x 0 होगा और x जो है वो y एक्सिस पर 0 होता है। यानी कि हमेशा ये बात याद रखना कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, और आपसे सवाल पूछता है कि भाई मुझे y इंटरसेप्ट बताओ, तो आपने उसको 0 रखकर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, जब एक्स स्क्वायर की जगह 0 डालोगे तो पहली टर्म ने 0 हो ही जाना है, जब दूसरी जगह पे भी 0 डालोगे तो उसने भी 0 हो ही जाना है। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा हमेशा जो आपका y इंटरसेप्ट होगा वो c के बराबर ही होगा। जिस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट। इसी तरह से y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में c क्या रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट। देखो यही हो रहा है ना 0,32, लॉजिकल बात है। ठीक है, तो पहली चीज ये याद रखना कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो c है, c वो y इंटरसेप्ट है। आप डाल दो x की जगह 0 तो ए एक्स स्क्वायर ने भी 0 हो जाना है, बी एक्स ने भी 0 हो जाना है। ठीक है, अच्छा जी, वापस से जनरल फॉर्म लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपके ग्राफ यू शेप भी हो सकता है, इन्वर्टेड यू शेप भी हो सकता है, ये हमें पता है। लेट से अगर यू शेप ग्राफ है, यू शेप ग्राफ अगर है तो वो ऐसा भी हो सकता है। इस केस में ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब वाई एक्सिस को तो करेगा ना, जब ये यहां से जाएगा आगे ही जा रहा है ना कहीं तो ऊपर कट तो करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक, और अगर इन्वर्टेड यू होगा ना तो भी ऐसा ही होगा। लेट से यहाँ पर इन्वर्टेड यू भी नीचे यहाँ कहीं बना देते हैं, कहाँ टच कर रहा है? नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं। घूम गया? हाँ। वाई एक्सिस पे टच करेगा? हाँ, जब आगे जाएगा, आगे कहीं बढ़ेगा, करेगा ना कहीं तो करेगा ना। ठीक है, अच्छा, अब अगर यू शेप ग्राफ है तो ऐसा हो सकता है कि उसका एक भी एक्स इंटरसेप्ट ना हो। कहाँ है? इधर नहीं है नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, इन्वर्टेड यू शेप में भी ऐसा ही, हाँ, चाहे यू शेप हो चाहे इन्वर्टेड यू शेप हो, ऐसा हो सकता है कि नो एक्स इंटरसेप्ट, एक भी एक्स इंटरसेप्ट हो ही नहीं, हो सकता है। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है जैसा अभी हमने किया, अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया कि ग्राफ 1 और 2 4,0 8,0 दो जगह पर टकरा रहा था। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कितने इंटरसेप्ट्स हो, 2x इंटरसेप्ट्स, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इस केस में भी यूं होगा, यू शेप ग्राफ होगा तो यूं जा रहा है अगर, तो दो जगह पे टकरा गया ना। ऐसा भी हो सकता है कि बस बिल्कुल आया और ये चला गया ऊपर, एक जगह पर बस टकराया हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 1x इंटरसेप्ट, तीनों केसेस हो सकता है, ठीक है। एक x इंटरसेप्ट भी हो सकता है, 2x इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं, और एक भी x इंटरसेप्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक x इंटरसेप्ट है, दो हैं, या एक भी नहीं है? तो पहले उसका रूल लिखते हैं, और फिर वो रूल किस तरह से आप साबित कर रहे हो कि ये रूल बना, ये भी बताना सर। b² -4ac, अगर b² -4ac की वैल्यू, b² -4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है ना, तो एक भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो दो बार एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर b² -4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है, तो एक ग्राफ एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, दो जगह पे नहीं कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर हमने जो अभी ऊपर सवाल किया वो क्या था, y इज इक्वल टू x² -12x प्लस 32। इसमें a कितना है, 1, b कितना है, c कितना है, 32। b² -4ac का मतलब हो गया -12 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। क्या आंसर आता है? सिक्सटीन आंसर आता है। यानी कि क्या आंसर जो है वो 0 से ज्यादा है। तो कितने एक्स इंटरसेप्ट आने चाहिए, 2। हमारे भी सवाल सॉल्व करके 2 ही एक्स इंटरसेप्ट आए थे ना, क्या क्या, 4,0 और 8,0, ठीक है। तो अगर आपका b² -4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके 2 एक्स इंटरसेप्ट्स आएंगे। अगर b² -4ac लेस देन 0 होगा, तो एक भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा। अगर b² -4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो कितने एक्स इंटरसेप्ट्स आएंगे, 1। अच्छा, जब हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास -12 प्लस माइनस √b² -4ac 16 आ रहा था ना, अपॉन 2 इंटू a। फिर हमने बोला कि यार या तो ये 12 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 2, या फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 अपॉन 2। तो हमने बोला था 16 डिवाइडेड बाई 2 8 और 4, ऐसे किया था।
अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले में नजर आ रहा है कहीं? आ रहा है ना? अब जरा गौर से सुनो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अगर अभी नहीं है, अगर 0 होता तो अंडर रूट पे 0 आता। 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0 होता। तो अगला स्टेप क्या बन जाता? अगला स्टेप बन जाता है x इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता तो अंडर रूट ऑफ 0 0 ही रहता। तो अगला स्टेप क्या बन जाता? अगला स्टेप बन जाता 12 प्लस माइनस 0 और 12 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर क्या बनता है भाई? x में अगर 12 में 0 ऐड करो या 0 माइनस करो वो 12 ही रहना। 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आना है? कितने आते हैं x के आंसर? एक आता। इसीलिए मैंने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो x का एक ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो अंडर रूट ऑफ 0 भी 0 ही होगा। तो 12 में ऐड भी 0 करोगे माइनस भी 0 करोगे वो 12 ही रहेगा। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं था बल्कि 0 से ज्यादा था। जब वो 0 से ज्यादा था तो अंडर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 16 के दो आंसर्स आ गए। एक आ गया +4, एक आ गया -4। तो एक बार 12 में 4 ऐड कर कर 2 से डिवाइड करना था, एक बार 12 में से 4 माइनस कर कर 2 से डिवाइड करना था। तो x की भी दो वैल्यूज आई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली 0 होता है तो अंडर रूट ऑफ 0 भी 0 ही रहता है। तो फिर 12 में 0 ही ऐड करना था, 0 ही माइनस करना था, तो एक ही आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन अगर वो अंडर रूट के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 हो, 25 हो, 12 हो, 13 हो, 1 हो, तो अंडर रूट ऑफ जो भी वैल्यू होगी उसका कोई एक आंसर 0 के अलावा आएगा। जब वो 0 के अलावा आएगा तो एक बार आपने उसमें 12 में वो नंबर ऐड करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, तो फिर आप दो आंसर्स पर आ जाओगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा, मिसाल के तौर पर ये हो जाता x इज इक्वल्स टू 12 और बी स्क्वायर माइनस ये जो है ना बन रहा होता है अंडर रूट ऑफ -16। अब ये कैलकुलेटर पर अंडर रूट ऑफ -16 कैलकुलेट करो, आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? वो आयोटा या इमेजिनरी रूट्स वाला चक्कर होता है, वो यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी रूट्स आती हैं हायर मैथमेटिक्स में, किसी ने इंटर में थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़ा होगा आयोटा वगैरह, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो जब -16 आएगा आप कैलकुलेटर बोलेगा ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो आगे ही नहीं बढ़ोगे, आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो उसका मतलब ये होगा कि उसका एक्स इंटरसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं। सही है? उस केस पे उसका एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं होगा। समझ में आई बात? सही है? अच्छा, मैं ज़रा 1 मिनट देना, ज़रा मैं बुक से देख लूँ। आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट है? स्टडी टेक्स्ट में ज़रा चैप्टर नंबर 2 पर आओ, मैं भी ज़रा देखूँ चैप्टर नंबर 2 में और क्या क्या बातें डिस्कस हुई हुई हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करने हैं ना। चलो, मेरे ख्याल में हम इसके अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली वीडियो मैं 1 मिनट ऑफ करता हूँ।